क्या 2025 में स्टॉक मार्केट क्रैश होने वाला है? किसी को ये बात नहीं पता और ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी ही स्टॉक मार्केट को एक रिस्की लेकिन रिवॉर्डिंग गेम बनाती है। अब सवाल ये है कि 2025 में क्या इंडिया का स्टॉक मार्केट क्रैश करेगा? ये सिर्फ एक ट्रेडिंग कम्युनिटी का सवाल नहीं है, बल्कि हर कॉमन इन्वेस्टर के दिमाग में यही टेंशन चल रही है। म्यूचुअल फंड्स में पैसे लगाने वाले, SIPs में इन्वेस्ट करने वाले या फिर बस न्यूज देखने वाले भी सोच रहे हैं कि क्या ये सिर्फ एक करेक्शन है या फिर हम एक बड़े क्रैश की तरफ बढ़ रहे हैं। इस वीडियो में हम इंडिया के करंट मार्केट कंडीशन को डिकोड करेंगे, समझेंगे कि मार्केट गिर क्यों रहा है, एक्सपर्ट्स का इसमें क्या कहना है और क्या सच में क्रैश आने वाला है या ये सिर्फ एक ओवर रिएक्शन है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी हार्ड हिटिंग फाइनेंशियल एनालिसिस चाहिए तो पूरा वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को भी इम्पैक्ट कर सकता है। करंट मार्केट कंडीशन, अगर हम आज की बात करें तो इंडियन स्टॉक मार्केट एक अजीब फेज से गुजर रहा है। कुछ समय तक निफ्टी और सेंसेक्स नए हाइस को टच कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ सस्टेन्ड सेलिंग प्रेशर ने पूरा गेम ही बदल दिया। पिछले कुछ महीनों में मार्केट में जो गिरावट आई है वो 1996 के बाद सबसे लंबी गिरावट है और ये कोई छोटी मोटी करेक्शन नहीं है, बल्कि 15% की तेजी से गिरावट है जो 23 सितंबर 2024 के पीक के बाद देखने को मिली। इस वजह से इन्वेस्टर्स के $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा डूब चुके हैं। मतलब अगर आप सोच रहे थे कि सिर्फ आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव में चल रहा है तो आप अकेले नहीं हो। तो आखिर ये मार्केट ऐसे नीचे जा क्यों रहा है? सबसे पहला रीजन है इंडियन बैंक्स और कंपनीज की वीक अर्निंग रिपोर्ट्स। जब तक कंपनीज की अर्निंग स्ट्रांग होती है तब तक मार्केट में कॉन्फिडेंस बना रहता है, लेकिन इस बार काफी सेक्टर्स की परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड लेवल्स तक नहीं पहुंची। इसकी वजह से इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस हिल गया। अगर बड़े प्लेयर्स अपने रिजल्ट से डिसअपॉइंट करते हैं तो मार्केट में ऑटोमेटिकली सेलिंग प्रेशर बढ़ने लगा। दूसरा और सबसे बड़ा इम्पैक्ट आया है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इनके एग्रेसिव सेलिंग से। सितंबर 2024 से लेकर अब तक FIIs ने $25 बिलियन के इंडियन इक्विटीज बेच दिए हैं, जो मार्केट क्रैश का एक बड़ा कैटलिस्ट बना। जब फॉरेन इन्वेस्टर्स अपने फंड्स निकालने लगते हैं तो मार्केट में सप्लाई ज्यादा और डिमांड कम हो जाती है और प्राइसेस नीचे गिरने लगते हैं। एग्जैक्टली यही चीज अभी हो रही है। तीसरा रीजन है ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस और जियोपॉलिटिकल टेंशन। पूरे वर्ल्ड में अभी रिसेशन का डर चल रहा है और US, यूरोप जैसी बड़े मार्केट्स भी स्लो डाउन फेस कर रहे हैं। साथ ही मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स, रशिया और यूक्रेन का वॉर और चाइना की इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स को और कॉशियस बना दिया। जब ग्लोबल इन्वेस्टर्स रिस्क नहीं लेना चाहते तो सबसे पहले इमर्जिंग मार्केट्स जैसे इंडिया से पैसा निकालना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या सब कुछ नेगेटिव है? बिल्कुल नहीं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अभी भी नेट बायर्स हैं, मतलब इंडियन इन्वेस्टर्स और म्यूचुअल फंड्स अभी भी मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं। सरकार भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर फोकस कर रही है, जो लॉन्ग टर्म में ग्रोथ को बूस्ट करेगी। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो ये गिरावट एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लेकिन कंडीशन ये है कि आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। तो अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक टेम्परेरी करेक्शन है या एक फुल ब्लोन मार्केट क्रैश की शुरुआत? इसका जवाब मिलता है अगले सेक्शन में। व्हाई इज दिस हैपन? जब भी मार्केट में गिरावट आती है तो उसके पीछे एक नहीं बल्कि बहुत सारे इंटरकनेक्टेड वजह होती है। इन्वेस्टर्स तब पैनिक करते हैं जब अनसर्टेनिटी बढ़ने लगती है, और अभी के मार्केट डाउनटर्न का भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो है। इंडियन स्टॉक मार्केट की गिरावट सिर्फ एक डोमेस्टिक इशू नहीं है, बल्कि ग्लोबल और लोकल दोनों लेवल्स पे हो रहे चेंजेस का नतीजा है। सबसे पहला और बड़ा रीजन है ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन। भारत एक इमर्जिंग इकोनॉमी है जो ग्लोबल ट्रेड और इंटरनेशनल मार्केट से जुड़ी हुई है। जब USA, यूरोप और चाइना जैसी बड़ी इकोनॉमीज स्लोडाउन फेस करती है तो इसका असर भारत के एक्सपोर्ट्स और ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे पड़ता है। आजकल दुनिया भर में डिमांड स्लो हो चुकी है और ये सिचुएशन इंडिया की IT सर्विसेज, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटो कंपोनेंट्स और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रही है। जब बड़े कॉर्पोरेट फर्म्स का ग्रोथ स्लो होता है तब स्टॉक प्राइसेस भी नेचुरली गिरने लगते हैं। ये एक चेन रिएक्शन है जो मार्केट के सेंटीमेंट को नेगेटिव बनाता है। इस गिरावट का दूसरा बड़ा रीजन है इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई का बढ़ना। महंगाई सिर्फ कॉमन लोगों के बजट पर असर नहीं डालती, बल्कि कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स और इन्वेस्टमेंट साइकिल्स को भी डिस्टर्ब करती है। जब गुड्स और सर्विसेज महंगी होने लगती है तो लोग डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग कम कर देते हैं, जिसका डायरेक्ट असर कंपनीज के रेवेन्यू और उनके स्टॉक परफॉर्मेंस पर पड़ता है। आज ग्लोबल लेवल पे कमोडिटीज, ऑयल और रॉ मटेरियल्स महंगे हो गए हैं, जिसका प्रेशर इंडियन बिजनेस पर भी है। इसी वजह से लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंशन से कतरा रहे हैं और इस स्टॉक मार्केट के ओवरऑल सेंटीमेंट को और ज्यादा वीक बना रहा है। तीसरी बड़ी वजह है इंटरेस्ट रेट का बढ़ना। US फेडरल रिजर्व ने पिछले कुछ महीनों में एग्रेसिव रेट्स हाइक किए हैं, जिसका असर इमर्जिंग मार्केट्स जैसे इंडिया पर डायरेक्टली पड़ता है। RBI ने भी इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट को हाई मेंटेन किया है, जो बिजनेस बोरोइंग्स और इन्वेस्टमेंट साइकिल्स को स्लो कर रहा है। जब लोन्स महंगे हो जाते हैं तो लोग और कंपनीज ज्यादा बोरो नहीं करते, नए प्रोजेक्ट्स डिले होने लगते हैं और ओवरऑल डिमांड स्लो डाउन होती है। ये एक मेजर रीजन है
जो मार्केट के सेंटिमेंट को बेरिश डायरेक्शन में खींच रहा है। एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है जियोपॉलिटिकल टेंशंस, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर और चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट। आपको शायद लगे कि ये सिर्फ पॉलिटिकल मैटर्स हैं, लेकिन इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ग्लोबल सप्लाई चेन्स और कमोडिटी प्राइसेस पर पड़ता है। रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से ऑयल और गैस प्राइसेस में भी वॉलेटिलिटी बन चुकी है, और चाइना ताइवान टेंशन से इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन डिसरप्ट हो रही है। भारत एक ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री है। क्रूड ऑयल महंगा होने का सीधा इम्पैक्ट इन्फ्लेशन और ट्रेड डेफिसिट पे पड़ता है, जो मार्केट के लिए एक और नेगेटिव फैक्टर बन जाता है। सबसे बड़ा और तुरंत इफेक्ट दिखाने वाला रीजन है FIIs, जो कि हैवी सेलिंग कर रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में FIIs ने $25 बिलियन से ज्यादा की इंडियन इक्विटीज बेच दी है, जो मार्केट में लिक्विडिटी क्राइसिस क्रिएट कर रहा है। जब फॉरेन इन्वेस्टर्स अपने पैसे निकालने लगते हैं तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स में भी पैनिक और अनसर्टेनिटी बढ़ने लगती है। इस वजह से स्टॉक प्राइसेस गिरने लगते हैं और एक नेगेटिव साइकिल शुरू हो जाती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल है जो हर इन्वेस्टर और ट्रेडर के दिमाग में घूम रहा है, क्या 2025 में इंडियन स्टॉक मार्केट क्रैश करेगा? मार्केट में अनसर्टेनिटी तभी बढ़ती है जब एक्सपर्ट्स के बीच मिक्स्ड ओपिनियंस होते हैं। कोई कह रहा है कि क्रैश होने वाला है, तो कोई कह रहा है कि ये सिर्फ टेम्परेरी करेक्शन है। तो चलिए देखते हैं कि टॉप फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स और इंस्टीट्यूशन इस बारे में क्या कहते हैं। सबसे पहले बात करें तो मॉर्गन स्टैनली की, तो उनका कहना है कि भारत का GDP ग्रोथ 2025 में 6.8% रहने का अनुमान है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक पॉजिटिव साइन है। GDP ग्रोथ स्ट्रांग होने का मतलब है कि इकोनॉमी में प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट और इनकम बढ़ेगी, जिससे बिजनेसेस और स्टॉक मार्केट दोनों को सपोर्ट मिलेगा। मॉर्गन स्टैनली का ये भी मानना है कि भारत के फाइनेंशियल रिफॉर्म्स और गवर्नमेंट पॉलिसीज इकोनॉमी को स्टेबल रखेंगी, जिससे मार्केट में क्रैश की संभावना कम हो जाती है। लेकिन हर बुलिश प्रेडिक्शन के ऑपोजिट एक बेरिश प्रेडिक्शन भी होती है। रिच डैड पुअर डैड के राइटर रॉबर्ट कियोसाकी ने एक शॉकिंग प्रेडिक्शन की है। उन्होंने फरवरी 2025 में एक मैसिव स्टॉक मार्केट क्रैश होने की बात कही है। उनका कहना है कि ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्रैश हो सकता है, जिसमें मिलियंस ऑफ इन्वेस्टर्स अपना पैसा खो सकते हैं। उनका रीजन सिंपल है, ग्लोबल डेट क्राइसिस और सेंट्रल बैंक्स के एग्रेसिवली मॉनेटरी पॉलिसीज। कियोसाकी हमेशा गोल्ड, सिल्वर और बिटकॉइन को सेफ एसेट्स के रूप में प्रमोट करते हैं, और उनका मानना है कि ट्रेडिशनल स्टॉक मार्केट्स कोलैप होने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसे डूम प्रेडिक्शंस पे बाइंडली भरोसा करना भी सही नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले भी रॉबर्ट कियोसाकी ने मल्टीपल टाइम्स क्रैश प्रेडिक्ट किया है, जो कभी उतने बड़े स्केल पर मटेरियलाइज नहीं हुआ। अब बात करते हैं इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की। MK ग्लोबल का कहना है कि 2025 के सेकेंड हाफ में इंडियन स्टॉक मार्केट रिबाउंड करेगा और निफ्टी 25,000 पॉइंट्स तक जा सकती है। उनका कहना है कि FIIs जो अभी सेल कर रहे हैं वो वापस इंडियन इक्विटीज में इन्वेस्ट करेंगे और डोमेस्टिक इकोनॉमिक ग्रोथ इस मोमेंटम को और ज्यादा सपोर्ट करेगी। इसका मतलब ये है कि जो इन्वेस्टर्स अभी पैनिक सेलिंग कर रहे हैं उन्हें शायद बाद में रिग्रेट हो सकता है। इसका कंक्लूजन ये है कि स्टॉक मार्केट एक रोलर कोस्टर की तरह होता है, कभी तेजी से ऊपर तो कभी अचानक से नीचे। लेकिन जो लोग सिर्फ शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन देखकर पैनिक सेलिंग कर देते हैं उनका नुकसान ऑलमोस्ट तय होता है। मार्केट का असली गेम पेशेंस और स्ट्रैटेजी का होता है। अगर हम इंडिया की इकोनॉमी को देखें तो फंडामेंटल्स अब भी स्ट्रॉन्ग है। GDP ग्रोथ स्टेडी है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स बढ़ने की संभावना है और गवर्नमेंट भी इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल इकोनॉमी पर एग्रेसिवली काम कर। तो अगर मार्केट गिर भी रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा गिरता ही रहेगा। करेक्शन और क्रैशेस शॉर्ट टर्म के होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेंड अपवर्ड ही होता है। इन्वेस्टर्स को पैनिक सेलिंग से बचना चाहिए और अपने पोर्टफोलियोज को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। गोल्ड्स, बॉन्ड्स और रियल एस्टेट जैसे ऑल्टरनेट एसेट्स पर भी ध्यान देना जरूरी है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये बाइंग अपॉर्चुनिटीज भी हो सकती है। तो आपको क्या लगता है, क्या 2025 में मार्केट क्रैश होगा या ये सिर्फ टेम्परेरी फेज है? अपने ओपिनियंस नीचे कमेंट में जरूर शेयर करें।